हेलो दोस्तों, आप सबका इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल पार्ट 2। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 में देख चुके थे, जिसमें हम लोग देखे थे कि वैदिक काल को दो भागों में किस तरह से बांटा गया था। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इन दो भागों में बांटने का आधार क्या था? इनका समय जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, है ना, वैदिक काल का, उसको दो भागों में बांटा गया था। ऋग वैदिक काल 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 6000 ईसा पूर्व। इसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही हम लोग चर्चा कर चुके थे आर्यों का उत्पत्ति के बारे में, कि आर्य कौन होते हैं, है ना, और उसकी उत्पत्ति के बारे में हम लोगों ने चर्चा किए थे। और यह भी देखे थे कि आर्य कहाँ से आए हुए थे, इसके बारे में हम लोग पहले वीडियो में चर्चा किए थे। इसके साथ ही हम लोग वैदिक कालीन संस्कृति के बारे में चर्चा किए थे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे ऋग्वेद, है ना। ऋग्वेदिक समाज के बारे में पढ़ेंगे, ऋग्वेदिक राजनीतिक स्थिति कैसे थी, और ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन सारी चीजों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से होते हैं, उन सारे बिंदुओं को आज हम लोग कवर करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों, और साथ ही इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रशासन की। देखिए, प्रशासन चलाने के लिए एक इकाई बनती है। जैसे आज अगर हम बात करें प्रशासन चलाने के लिए, है ना, तो एक इकाई बनी हुई है, जिला है, जिला से ऊपर राज्य है, जिला के नीचे पे सब डिवीजन है। तो इस तरह से इकाई जो बनी हुई है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी ऋग्वेदिक काल में, वह था कुल या गृह। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल या गृह नाम से जाना जाता था। और इनके जो हेड होते थे, इनके जो प्रमुख होते थे, उनको कुलप या कुलपति के नाम से संबोधित किया जाता था। कुलप या कुलपति के नाम से जाना जाता था। ये परिवार का मुखिया होता था, क्योंकि गृह मतलब घर होता है दोस्तों, है ना। और इनके परिवार के मुखिया होते थे, घर के मुखिया होते थे। उस समय का जो समाज था, वह पितृ सत्तात्मक समाज थी, यानी कि ऋग्वेद काल में पितृ सत्तात्मक समाज थी। इससे पहले हम लोगों ने देखे थे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे। वहां देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ सत्तात्मक समाज प्रचलित थी। लेकिन उसके जस्ट बाद हम लोग ऋग्वेदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पितृ सत्तात्मक समाज थी। वरुण सूक्त से पता चलता है दोस्तों, वरुण सूक्त के सुनशेष आख्यान से यह पता चलता है कि पिता का पास इतना अधिकार था कि वह अपने संतान को बेच भी सकता था, है ना। तो ये था पितृ सत्तात्मक। चलिए हम लोग बात करते हैं कि सबसे छोटी इकाई प्रशासन की जब कुल या गृह थी, तो इससे ऊपर ग्राम होता था। इससे ऊपर क्या होता था? ग्राम। यानी कि आज भी हम लोग देखते हैं दोस्तों, जहाँ बहुत सारे घर मिलाकर क्या बनता है, एक गांव बनता है, जिसको ग्राम के नाम से हम लोग बुलाते हैं। तो बहुत सारे घर बन के ग्राम बनता था मिलकर। और इसके जो ग्राम के जो प्रमुख थे, ये इसको ग्रामिनी कहा जाता था। ग्राम के प्रमुख को ग्रामिनी कहा जाता था। आज ग्राम के प्रमुख को क्या कहते हैं? प्रधान, है ना। तो इस तरह से ग्राम के प्रमुख को ग्रामनी कहा जाता था। इसके ऊपर जो तीसरा होता था, इसको विस कहा जाता था दोस्तों। देखिए विस क्या, यानी कि बहुत सारे गांव को मिलाकर एक विस बनता था, है ना। बहुत सारे गांव को मिलाकर विस बनता था। और इस विस के जो प्रमुख होते थे, उसको विस्पति कहा जाता था। विस के प्रमुख को विस्पति के नाम से जाना जाता था। और सबसे ऊंची या सबसे बड़ी इकाई जो प्रशासन की थी, वो था कबीला या जन, है ना, जन या कबीला। और इसके जो प्रधान होते थे दोस्तों, कबीला या जन के, उसको गोप, राजा, राजन या जनस कहकर बुलाया जाता था, या पुकारा या संबोधित किया जाता था। यानी कि सब प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई जो थी, वो था कबीला या जन। और सबसे छोटी इकाई थी आपका कुल या गृह। और यही जन आगे चल करके हम लोग जब पढ़ेंगे, वैदिक वैदिक काल के बाद जो
हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जन से ही आगे चल के महाजन पद है ना, जिसमें 16 महाजन पदों के बारे में पढ़ेंगे। तो जन से महाजन बनता है ना, जब बहुत सारा जन मिल जाता है तो वो महाजन बनता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि जो कबीला या जन जिसका राजा या गोप के नाम से संबोधित किया जाता था या राजन के नाम से, ये बनते कैसे थे, इनका राज्याभिषेक कैसे होता था, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो राजा है ना दोस्तों, तो राजा का जो पद जो होता था वो वंशानुगत था, लेकिन सीमित संदर्भों में, है ना, राजा का पद जो है सीमित संदर्भों में वंशानुगत था, यानी कि पूरी तरह से ये वंशानुगत नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इस तरह से पूरी तरह नहीं था, है ना। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, जब राजा कोई बनता था तो उसका राज्याभिषेक होता था। क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। और इस राज्याभिषेक जब होता था तो राज्याभिषेक में बहुत सारे आदमी भाग लेते हैं, बहुत सारे पदाधिकारी। तो कौन कौन भाग लेते थे? जैसे कि ग्राम के प्रमुख कौन होता था? ग्रामनी, तो वो भाग लेते थे, है ना। कुलपति, है ना, घर के गृह के प्रमुख, कुल के प्रमुख कुलपति, तो ये भाग लेते थे। विष के प्रमुख विषपति, ये भाग लेते थे। रथ के रथकार, जो रथ बनाते थे वो भाग लेते थे। कर्मकार, ये भाग लेते थे, इन लोगों ने भाग लेते थे। और ये सभी को मिलाकर ही रत्नीन कहा जाता था। जैसे बहुत ज्यादा बार पूछता है रत्नीन, तो रत्नीन क्या होता था? तो रत्नीन प्रमुख अधिकारियों का समूह था। क्या था? रत्नीन किसे कहा जाता था? प्रमुख अधिकारियों का समूह। तो ये प्रमुख अधिकारी कौन थे? जैसे ग्रामीण हो गए, ग्रामीणी हो गई, है ना, कुलपति, विषपति, यही तो प्रमुख अधिकारी होते थे उस समय। ठीक है, आगे हम लोग जैसे बात कर रहे थे कि राजा का जो पद है ये वंशानुगत थे, लेकिन सीमित संदर्भों में, क्योंकि राजा के पास इस तरह का असीमित अधिकार नहीं था, है ना। तो सीमित संदर्भों में ही राजा का पद वंशानुगत होता था। क्यों? क्योंकि कबीलाई तत्वों की प्रधानता के कारण राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे। यानी कि जब राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे, इसका मतलब क्या है कि राजा को कोई नियंत्रित कर रहा है ना। राजा को कोई क्या कर रहा है? नियंत्रित कर रहा। तो कौन नियंत्रित कर रहा है राजा को? तो राजा को नियंत्रित करते थे प्रतिनिधि प्रतिनिधि सभाएं, जो 4 सभाएं हैं। कितने सभाएं हैं? 4 सभाएं। ये 4 सभाएं राजा को प्रतिनिधित्व करते थे। जैसे आज भी अगर हम बात करें दोस्तों, कि जैसे अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्या वो अपने मन से कर सकते हैं? नहीं, उनको जो है 2 सभाएं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, उस आधार पे नियंत्रित होते हैं। तो वैसे ही पहले भी थे, है ना, प्रतिनिधि सभाएं जो 4 थी। ठीक है, तो वो 4 प्रतिनिधि सभाएं क्या क्या थी, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो पहला था समिति। ठीक है दोस्तों, समिति, सभा, विदत और गण, ये 4 प्रतिनिधि सभाएं थे। समिति, सभा, विदत और गण। देखिए, समिति और सभा को राजा के अधिकारों को नियंत्रित करते थे। ये समिति और सभा जो है ये राजा के अधिकारों को नियंत्रित करते थे। और इस समिति और सभा को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रजापति की 2 पुत्रियां, समिति और सभा को। चलिए, तो ये राजा के अधिकारों को नियंत्रित करते थे, समिति और सभा। इसके साथ ही देखिए, राजा का सलाहकार, जो राजा का जो पटरानी होती थी, राजा की जो पटरानी होती थी, उसको महिषी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महिषी वर्ड का प्रयोग किया गया। राजा की पटरानी को महिषी नाम से पुकारा जाता था या कहा जाता था। और यह भी प्रशासनिक कार्यों में सहायक एवं सलाहकार होती थी। यानी कि राजा के प्रशासनिक कार्यों में सहायक और सलाहकार, है ना, स्त्रियां भी होती थी। तो इसका मतलब है कि ऋग वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्त्रियों की स्थिति। अब हम लोग बात करते हैं जो 4 सभा की जो बात की है ना, यहाँ पे समिति, सभा, विदत और गण, इन चारों के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। तो पहला हम लोग बात करते हैं समिति की, है ना। समिति, ये आधुनिक लोकसभा की तरह होते थे। आधुनिक लोकसभा, है ना। और यह कबीले की आम सभा होती थी, कबीले की आम सभा। तो आधुनिक लोकसभा की तरह राजा का चुनाव इसी के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? समिति के द्वारा। राजा का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? समिति के द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाता था।
इसका जो समिति का जो अध्यक्ष होता है, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना दोस्तों, उसी तरह समिति का भी अध्यक्ष होता था। और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ईशान। देखिए प्रश्न पूछता है कि ऋग वैदिक काल में समिति के अध्यक्ष को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ईशान, है ना। और इस समिति का उल्लेख ऋग्वेद में 9 बार हुआ है। कितना बार मिलता है ऋग्वेद में समिति का उल्लेख? तो 9 बार मिलता है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है ना, कि ऋग्वेद में समिति का कितने बार उल्लेख है? तो यह है 9 बार इसका उल्लेख किया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं सभा की, है ना। दूसरी जो संस्था थी सभा, ठीक है। तो सभा जो होती थी आधुनिक राज्य सभा की तरह होती थी। आधुनिक राज्य सभा यह वृद्धों एवं कुलीन लोगों की संस्था थी, है ना। इसमें वृद्ध यानी कि जो बुजुर्ग लोग होते थे और जो कुलीन लोग होते थे वो इस सभा के सदस्य होते थे, सभा के, है ना। इसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी, सभा में महिलाएं भी हिस्सा लेती थी। और इसके जो प्रमुख होते थे, सभा के जो प्रमुख होते थे, उसे सभावती कहा जाता था। जिस तरह से मैंने बताया कि समिति के प्रमुख या अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, उसी तरह से सभा के जो प्रमुख या अध्यक्ष है उसको सभावती कहा जाता था। हालांकि उत्तर वैदिक काल में सभा और सभावती दोनों को समाप्त कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल में यानी कि ऋग वैदिक काल में यह थे। और ऋग्वेद में इस सभा का कुल 8 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सभा का कितना बार उल्लेख मिलता है? तो 8 बार मिलता है। और समिति का कितना बार? तो 9 बार मैंने बताया। ठीक है दोस्तों। और अब अगला हम लोग चलते हैं विदत। ये सबसे प्राचीन थे। विदत क्या थे? सबसे प्राचीन सभा थी, है ना। ऋग्वेद की सबसे प्राचीन सभा विदत थी। और ये महत्वपूर्ण कार्य करते थे, जिसमें सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य मामलों का भी देखरेख करते थे और उसके बारे में चर्चा और निर्णय लिया जाता था। इस विदत में महिला और पुरुष दोनों इसका सदस्य होते थे। विदत का सदस्य महिला और पुरुष, देखिए महिलाएं हर जगह है यहाँ पे, है ना। तो महिला और पुरुष दोनों सदस्य होते थे। और ऋग्वेद में 122 बार इसका उल्लेख मिलता है। देखिए इसी से पता चलता है कि विदत कितने महत्वपूर्ण संस्था थी, है ना। तो ऋग्वेद में 122 बार इसका उल्लेख मिलता है। इसमें और क्या होता था? तो उपज संबंधी वितरण का निर्णय होता था। देखिए दोस्तों, ऋग्वेद में, ऋग्वेदिक कालीन में न्याय व्यवस्था का जिक्र नहीं मिला है। अगर हम बात करें कि ऋग्वेद काल में न्याय व्यवस्था का अलग से कहीं जिक्र नहीं मिला है, तो कौन करता था? ये न्यायिक संबंधी जो मामले होते थे उसका निपटारा भी ये विदत के द्वारा किया जाता था। किसके द्वारा? विदत के द्वारा। तो जो उपज संबंधी वितरण जो होता था उस पर कौन ध्यान रखते थे? विदत। उसी तरह सैन्य लूट, जो जब युद्ध होती थी और जो लूट होता था उसका बंटवारा भी किसकी निगरानी में किया जाता था? विदत के द्वारा। यानी कि ऋग्वेदिक काल में न्याय व्यवस्था का कार्य कौन देखते थे? विदत, है ना। तो यह था। अगला और एक जो बात की दोस्तों, गण। यह कुलीन लोगों की संस्था थी। गण किसका संस्था थी? कुलीन लोगों की संस्था थी। और इसके जो प्रमुख थे उसको कुलपति कहा जाता था। इसके प्रमुख को, गण के प्रमुख को कहा जाता था कुलपति। और दोस्तों प्रमुख अधिकारियों में, जैसे यहाँ मैंने बताया था शुरू में कि राज्याभिषेक में कौन कौन भाग लेते थे, यहाँ आदि करके आपको छोड़ दिए हम, ठीक है। ग्रामीण, कुलपति। कुलपति में दोनों, एक तो जो सबसे प्रशासनिक इकाई के सबसे छोटी इकाई को भी कुलपति, है ना। और दूसरा गण के जो प्रमुख होते थे उसको भी कुलपति। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ग्रामीण, कुलपति, विस्पति, रथकार, कर्मकार, है ना, ये लोग जो भाग लेते थे राजा के राज्याभिषेक में। इसके साथ साथ जो प्रमुख अधिकारी और थे वो भी भाग लेते थे, जिसमें पुरोहित, है ना। पुरोहित सबसे सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी थे। पुरोहित क्या थे? सर्वश्रेष्ठ पदाधिकारी थे। युद्ध के समय में ये राजा के साथ जाते थे, है ना। युद्ध के समय में राजा के साथ जाते थे, ये सर्वश्रेष्ठ थे। सबसे पहला स्थान इसका था राजा के बाद। उसके बाद आता है सेनानी की बात करते हैं। पुरोहित के बाद दूसरे नंबर पे सेनानी थे। उसके बाद पूरब की बात करते हैं, जो किले का प्रधान होता था। उसके बाद स्पष्ट की बात करते हैं, जो गुप्तचर संस्था होती थी, है ना। इसके साथ ही देखिए अलग अलग किताबों में ये प्रमुख अधिकारियों की जो संख्या दिया है,
इसको प्रमुख अधिकारी मतलब रत्नीन, मतलब क्या है, रत्नीन, जो आगे मैंने बताया। प्रमुख अधिकारी किस, इसका जो वर्ड यूज हुआ वो क्या यूज हुआ है दोस्तों, रत्नीन, है ना। तो ये जो रत्नीन होते थे, अलग अलग किताबों में अलग अलग संख्याएं इसकी दी गई है। जैसे कि शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नीनों का उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में कितने रत्नीनों का उल्लेख किया गया है, 12। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में। तो इसमें क्या क्या है, जैसे पुरोहित है जो राजा का परामर्शदाता हुआ करते थे और सबसे प्रमुख और सर्वश्रेष्ठ थे, ये मैंने बताया। दूसरा सेनानी, ये सेना के प्रमुख होते थे, सेनानी। तीसरा ग्रामीण या ग्रामिणी, है ना, जो ग्राम के मुखिया जो होते थे, जैसे मैंने बताया कि ग्राम का हेड, वो तीसरे। चौथा महिषी, है ना, महिषी, मैंने कहा ना राजा की पटरानी, वो भी प्रमुख रत्नीनों में आते थे, है ना, पटरानी महिषी राजा के। उसके साथ ही सुत, सुत किसको कहते थे, जो रथ बनाते थे, रथ सेना नायक, रथ सेना नायक को सुत कहा जाता था। उसके बाद संग्रहिता, कोषाध्यक्ष, है ना, कोषाध्यक्ष। उसके बाद भागदूत, कर एकत्रित करने वाला अधिकारी को भागदूत कहते थे दोस्तों। तो यह भी प्रमुख रत्नीनों में से थे। उसके बाद अच्छवाप, आय व्यय गण्याध्यक्ष को अच्छवाप कहते थे। और यह ध्रुत कीड़ा में राजा का मित्र भी होता था। कीड़ा मतलब खेलकूद में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है पालागल, ये विदूषक होते थे। ठीक है, और छत्री या छाता, इसको कहते थे प्रतिहारी या देवारी। तो इस तरह से शतपथ ब्राह्मणों में 12 रत्नीनों का उल्लेख किया गया है। तो रत्नीन का अर्थ हुआ प्रमुख अधिकारी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही हम लोग और बात करते हैं, जैसे सैन्य व्यवस्था, है ना, ऋग्वेद काल में सैन्य व्यवस्था कैसे थी। तो ऋग्वेदिक काल में जो सैन्य व्यवस्था थी, उसका कोई स्थायी सेना नहीं होता था। तो क्या होता था, जब स्थायी सेना नहीं होगा तो क्या होगा, तो युद्ध के समय ही सेना का गठन होता था, है ना, युद्ध के समय ही सेना का गठन होता था, क्योंकि स्थायी सेना नहीं था। तो जब युद्ध की आवश्यकता होती थी तब सेना की आवश्यकता होती थी, तो युद्ध के समय सब एकजुट हो जाते थे, है ना। और सेना में कितने भाग थे, तो पैदल सेना, घोड़ सेना और रथ सेना, है ना। पैदल, घोड़ और रथ। हाथी उस समय नहीं था दोस्तों, हाथी भाग नहीं होता था, इसकी जानकारी नहीं था वहां के लोगों को। चलिए बात करते हैं कर व्यवस्था की। अब थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं कर व्यवस्था। जैसे मैंने वहां कहा कि जो कर एकत्रित करने वाले अधिकारी जो होते थे, रत्नीन होते थे, उसको भागदूत कहते थे। क्या कहते थे, भागदूत। ठीक है, भागदूत, ये शतपथ ब्राह्मण में इसकी चर्चा हमें मिलती है। किसमें, शतपथ ब्राह्मण में। तो जो कर होता था वो बलि कहा जाता था। कर को क्या कहते थे, बलि। और ऋग्वेदिक कालीन, यानी कि ऋग्वेद के काल में यह प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। क्या था, राजा को स्वेच्छा से, यहाँ छूट गया है ना, स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था। ये कंपलसरी नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में हम लोग जब जाएंगे वहां देखेंगे तो ये कंपलसरी बन चुका था। तो यह बलि जो था, राजा या प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला स्वेच्छा से कर होता था, है ना, दिया जाने वाला कर था जो स्वेच्छा से दिया जाता था। तो कर व्यवस्था हम लोग देखें। न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें, तो मैंने कहा ना कि न्याय, अलग से न्याय व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है ना। हालांकि न्यायिक मामलों का निपटारा विदत और सभा ये भी करती थी, है ना, सभा वही न्यायिक मामलों का निपटारा करती थी। क्योंकि सभा किनके, सभा जो थे दोस्तों, तो कौन लोगों का था संस्था, तो कुलीन और वृद्धों की सभा थी। वृद्ध, है ना, बुजुर्गों की, जो अनुभव होते थे, है ना, अनुभव जिनके पास होता था वो होते थे। आगे हम लोग एक और एक बात करते हैं, दुनिया का पहला युद्ध। ये बहुत महत्वपूर्ण है, देखिए इससे प्रश्न पूछता है, दुनिया का पहला युद्ध, है ना दोस्तों। तो ये दुनिया का जो पहला युद्ध है, इसको दशराग युद्ध कहते हैं। तो दशराग युद्ध के पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानते हैं इसका युद्ध का विस्तार कहाँ तक हुआ था। तो कहते हैं कि आर्य लोग जो थे वो सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। मैंने पहले वीडियो में चर्चा किए थे सप्त सिंधु। और ये सप्त सिंधु का मतलब होता है कि 7 नदियों वाला क्षेत्र। सप्त सिंधु का मतलब है 7 नदियों वाला क्षेत्र। ठीक है,
तो 7 नदी में कौन कौन थे, जैसे सिंधु है ना, जिसको सिंध नदी कहा गया, झेलम, वितस्ता है ना, चिनाब, अस्किनी, रावी नदी जिसको पहले क्या कहा जाता था, पुरुषनी है ना दोस्तों, जैसे वितस्ता को पहले वितस्ता, अभी झेलम, तो रावी, पुरुषनी, इसी नदी के किनारे ये दसराग युद्ध हुआ था। आगे भी चर्चा करेंगे है ना। ब्यास, बिपाशा, सतलज, सतुद्री, सरस्वती, घग्गर, दोस्तों ये पुराने, एक तरफ हम जिधर बात किए इस तरफ पुराने नाम है, उधर आधुनिक नाम। कुछ अन्य नाम देखिए नदियों का है ना, जैसे क्रुमु, खुर्रम, कुंभा, काबुल, सादानीरा, गंडक, गोमल, गोमती है ना दोस्तों। तो ये जो इधर जो 7 प्रमुख नदियां दिखाएं, इसी को क्षेत्र को कहते हैं सब सिंधु प्रदेश। चलिए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा युद्ध के बारे में, जो युद्ध हुआ था, 10 राग युद्ध के बारे में हम लोग बात थोड़ा करते हैं। देखिए 10 राग युद्ध जो हुआ था वो हुआ था पंचजन है ना, पंचजन, पहले इसको जानिए। एक तरफ था राजा सुदास और दूसरे तरफ था 10 राजाओं का समूह, इसीलिए कहा गया 10 राग। तो 10 राजाओं में पंचजन जिनका नाम आप देखेंगे उसमें था यनु, अनु, यदु, परु, पुरु, दरहयु और तुर्वस, ये प्रसिद्ध है। लेकिन इनके अलावे भी और 5 थे जिसका नाम है आलीन, पक्थ्य, भलान, शिव तथा बिसानिन, ये और 5 है। तो इसमें ये 5 ज्यादा प्रमुख, जिसमें यनु, अनु, यदु, पुरु, द्रह्यु, तुर्वस, ये ज्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये 5 एक तरफ थे, दूसरे तरफ थे भरत वंश के राजा सुदास। क्या हुआ था दोस्तों, भरत वंश के राजा सुदास थे दूसरे तरफ। हुआ यूं था कि भरत वंश का राजा जो थे, इनके पहले पुरोहित थे विश्वामित्र। कौन थे, विश्वामित्र, आप देख सकते हैं है ना, पहला पुरोहित थे विश्वामित्र, जिसको कि राजा सुदास ने हटा दिया और उनके जगह वशिष्ठ है ना, वशिष्ठ को पुरोहित बनाया है। तो इससे क्या हुआ कि ये जो विश्वामित्र है ये अपमानित हुआ, राजा सुदास के द्वारा ये क्या हो गया, अपमानित हुआ, और अपमानित महसूस करने लगा कि हमको किस कारण हटाया। तो ये जो विश्वामित्र हैं, ये इन 5 जो जन है ना, मैंने क्या कहा, जन, तो 5 जन जो है, ये पांचों जन से मिला, 5 जन है ना, पंचजनों। पंचजनों देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था शुरू में कि प्रशासनिक इकाई के सबसे छोटे और सबसे बड़े, तो सबसे बड़ी को क्या कहा जाता था, कबीला या जन है ना। तो वहां पे 5 जन जो थे उनके प्रमुख प्लस अन्य 5, अन्य 5 में कौन थे जिसका नाम बताएं अभी, अलीन, पख्त, भलान, शिव और बिशानिन, ये 5 अन्य थे, जिसमें 5 जन ये ज्यादा प्रमुख थे जिसका नाम आपको हमने पढ़ के बताया। तो 5 पंच जनों प्लस 5 यानी कि 10 राजाओं, इसीलिए इसका नाम पड़ गया 10 राग युद्ध है ना, एक तरफ थे। और इस युद्ध का जिक्र कहाँ पे मिलता है, तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में, ऋग्वेद के 7वें मंडल में इसका उल्लेख मिलता है। तो हुआ यूं था कि जैसे मैंने कहा कि भरत वंश के राजा सुदास के जो पुरोहित होते थे, जो प्रमुख होता था, पुरोहित रत्निनों में सबसे प्रमुख होता था, तो उसका प्रमुख था पहले जो पुरोहित थे वो थे विश्वामित्र। लेकिन राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटा दिया, पद मुक्त कर दिया, और उनके जगह में वशिष्ठ को अपने पुरोहित नियुक्त किया। जिससे क्या हुआ कि ये जो विश्वामित्र है, ये खुद को अपमानित महसूस करने लगा, खुद को अपमानित महसूस किया, तो ये चला गया उन 5 जनों के पास, और 5 जनों के बाद और 5 जनों के पास गया, और अपनी अपनी जो व्यथा थी उनको जिक्र किया, और सबों का एक समूह बनाया, और वो चल दिया समूह किसके तरफ, राजा सुदास की ओर युद्ध करने। ठीक है, तो इस युद्ध में एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ ये 5 + 5 10 राजाओं का समूह था, जिसका नेतृत्व विश्वामित्र ने किया था। और ये जो हुआ था रावी नदी, यानी कि पुराना नाम कौन सा है,
परोसनी, है ना, यहाँ पे देखेंगे रावी नदी, तो इसके पुराना नाम आपका परोसनी है। यहाँ पे ये युद्ध हुआ था, है ना, ये जो युद्ध हुआ था आपका, यहाँ पे ये युद्ध हुआ था, रावी नदी के पास ये युद्ध होता है। और इस युद्ध में राजा सुदास की विजय होती है, और ये जो 10 राजाओं के जो समूह थे ये हार जाता है। तो इसको ऋग्वेद में 10 राग युद्ध कहा गया है, और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल पर मिलता है। ओके दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे 10 राग युद्ध क्या था और इसमें कौन विजय हुए होंगे, है ना। आगे हम लोग चलते हैं अब ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक स्थिति, है ना, ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक स्थिति। देखिए समाज कैसे था, मैंने पहले ही कहा कि समाज कबीलाई तत्वों की प्रधानता थी। समाज में किसकी प्रधानता थी, कबीलाई तत्वों की। और समाज कैसे था, तो पितृ सत्तात्मक थी। इन दो बातों की मैंने चर्चा कर चुके हैं। और हम लोग देखेंगे कि इससे पहले हम लोग देख चुके थे मातृ सत्तात्मक समाज कहाँ थी, तो वो था सिंधु घाटी सभ्यता में। इसके बाद हम लोग जहां से पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से आधुनिक अभी तक हर जगह आपको पितृसत्तात्मक समाज देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज था ऋग्वेदिक काल में, और समाज में कबीलाई तत्वों की प्रधानता था। लेकिन इसके कारण क्या था, समतावादी था। क्या था, समतावादी। और इसमें कौन कौन प्रमुख होते थे, जैसे पुरोहित, सेनानी और सामान्य जन। समाज में कैसे होते थे, पुरोहित, सेनानी और सामान्य जन, आम लोग, है ना। अच्छा, एक चीज और भी देखना है कि समाज जो होते थे वहां का जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था नहीं थी। और जो वर्ण व्यवस्था का जिक्र मिला है, वर्ण का प्रयोग तो पहले रंग के आधार पर किया गया, और दूसरा कर्म यानी कि व्यवसाय चुनने के लिए भी वर्ण का जिक्र किया गया है। इसका जिक्र हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। किसमें, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखने को मिलता है। इसी मंडल में पहली बार शूद्रों का भी उल्लेख हुआ मिलता है ना। तो दस ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही शूद्रों के बारे में भी पहली बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, आगे और हम बात करते हैं। देखिए ऋग्वेदिक समाज में दास प्रथा तो थी, लेकिन दासों से खेती नहीं करवाया जाता था। दासों से खेती नहीं करवाया जाता था, दास प्रथा थी। जो जैसे मंदिरों में पुरोहित वगैरह जो दास रखते थे तो उनके सहयोगी थे, इनसे खेती वगैरह नहीं करवाया जाता था। अच्छा, परिवार जो था, है ना, परिवार तो पशुचारित व्यवस्था था, है ना। कैसे, पशुचारित व्यवस्था। और दूसरा संयुक्त परिवार होते थे। आज हम लोग देखेंगे, आज सिंगल परिवार ज्यादा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, उस समय संयुक्त परिवार होते थे, जहाँ पे परिवार के सभी जन एक साथ मिलजुल के रहते थे। दादा दादी, है ना, चाचा चाची, सब एक साथ मिलकर रहते थे। तो ये संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। मैंने कहा था दोस्तों कि स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। क्यों अच्छी थी, अभी हम लोग देख चुके थे कि राजा के जो सलाहकार महिषी, उसकी पटरानी जो थी, वो भी क्या था, है ना, सलाह करते थे। उसके बाद हम देखे थे कि बहुत सारे सभाओं में स्त्री पुरुष दोनों भाग लेते थे। उसके साथ साथ जो यज्ञ और पूजा पाठ होते थे उसमें भी स्त्रियां भाग लेती थी। इसीलिए स्त्रियों की स्थिति ऋग्वेद काल में अच्छी थी, है ना। स्त्रियों में देखिए, उपनयन संस्कार भी उनका होता था स्त्रियों का, और शिक्षा का अधिकार भी उनको था स्त्रियों का। तो इसीलिए स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी। साथ ही अगर हम और बात करें उस समय की स्त्रियां, तो विदेशी स्त्रियां भी होती थी पढ़ी लिखी, जिसमें अपाला, घोषा, सिक्ता, लोपामुद्रा आदि का नाम हमें देखने को मिलता है। ये जो लोपामुद्रा का नाम देखते हैं दोस्तों, ये लोपामुद्रा ये ऋषि अगस्तस की भी पत्नी थी। किसकी थी, ऋषि अगस्तस, अगस्त्य, है ना, ऋषि अगस्त्य की पत्नी थी लोपामुद्रा। तो यानी कि ऋग्वेद काल में स्त्रियां पढ़ी लिखी और विदुषी भी होती थी। उसी तरह अगर उत्तर वैदिक काल में भी देखेंगे, हालांकि थोड़ा सा फर्क पड़ा था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियां पढ़ी लिखी थी। जिसमें आप देखेंगे गार्गी, मैत्रेयी संहिता जो मिलता है, सुभल्या और कत्यानी आदि नाम देखने को मिलता है। हालांकि उत्तर वैदिक जब हम चर्चा करेंगे तो इन सबको और अच्छे से चर्चा करेंगे। स्त्रियां क्या होती थी, जैसे मैंने कहा था कि सभा और बिदत इन दोनों में भी स्त्रियां भाग लेती थी। जो 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 चार सभाएं देखिए, प्रतिनिधि सभाएं, तो सभा में भी स्त्रियां भाग लेती थी और बिदत में भी स्त्रियां
भाग लेते थे, यानी कि सभा और विदत का सदस्य भी स्त्रियां होती थी। इसके साथ ही स्त्रियों को पुनर्विवाह का भी अधिकार मिला था। स्त्रियां नियोग प्रथा भी अपना सकती थी, और नियोग प्रथा से जो बच्चे संतान की उत्पत्ति होती थी उसको क्षेत्रज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? क्षेत्रज, है ना। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान को क्षेत्रज कहा जाता था दोस्तों। ठीक है। उसके साथ हम लोग और एक देखते हैं, स्त्रियां बहु विवाह भी कर सकती थी। स्त्रियां बहु विवाह भी कर सकती थी, इसका भी प्रमाण या उल्लेख देखने को मिलता है। तो कुल मिला जुला कर हम लोग कह सकते हैं कि ऋग्वेद काल में स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी थी, है ना। वहाँ स्त्रियों को सारा अधिकार था। दूसरी बात करते हैं हम लोग, देखिए वहाँ पे क्या नहीं था, तो दहेज प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं था, और संपत्ति पर स्त्रियों का अधिकार नहीं था। ठीक है। दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा और संपत्ति का स्त्रियों का अधिकार नहीं था ऋग्वेद काल में। चलिए आभूषण की थोड़ा बात करते हैं हम लोग दोस्तों। तो आभूषण स्त्री और पुरुष दोनों धारण करते थे, स्त्री भी पहनते थे और पुरुष भी आभूषण पहनते थे। आभूषणों में हम लोग देखते हैं निष्क, है ना, ये स्वर्ण का ढेर होता था। अयश, कांसा या तांबा के लिए प्रयोग हुआ है। और रुक्म, गले का हार होता था। चांदी व लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है, इसलिए क्योंकि ऋग्वेद काल में लोहे का प्रमाण नहीं मिलता है, या लोहे का ज्ञात ऋग्वेदिक कालीन लोगों को नहीं था, हालांकि उत्तर वैदिक काल में था। ओके। आगे और बात करते हैं समाज की जो प्रमुख चीजें होता है, जैसे भोजन, है ना दोस्तों, खान पान भोजन। तो ऋग्वेद काल के जो लोग थे, ऋग्वेदिक कालीन लोग थे, ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के भोजन को पसंद करते थे। दोनों तरह का भोजन भोजन किया जाता था, शाकाहारी भी किया जाता था और मांसाहारी भी किया जाता था। किंतु गाय से उत्पन्न या गाय से बनी हुई, है ना, वस्तुओं का भोजन भोजन में अधिक महत्व था, जैसे कि दूध, दही, मक्खन, इसका अधिक महत्व हुआ करता था। दूध, दही, मक्खन का अधिक महत्व था दोस्तों। गाय के लिए एक शब्द का प्रयोग हुआ है, अघन्या, है ना। अघन्या, इसका मतलब होता है ना मारने योग्य। और जो युद्ध होते थे ना दोस्तों, ये गाय के लिए ही होता था उस समय ज्यादातर, क्योंकि ये संपत्ति का प्रमुख आधार थे, है ना। खैर, आगे हम लोग बात करते हैं दूसरा और एक चीज। देखिए वहां के जैसे सुरापेय, इसका निंदा की गई है ना। ऋग्वेद काल में इसकी निंदा की गई है, सुरापेय की निंदा की गई है। लेकिन सोमपान का निंदा नहीं की गई है। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत के मजवंत चोटी का उल्लेख मिलता है ना, जहाँ पे इस मजवंत चोटी में सोम मजवन चोटी में सोम नामक वनस्पति मिलता था, है ना। सोम नामक वनस्पति, और इसी वनस्पति से सोमपान बनता था दोस्तों। ठीक है। मनोरंजन की अगर हम लोग बात करें कि ऋग्वैदिक कालीन लोगों के मनोरंजन का साधन क्या क्या था, तो उनका मनोरंजन का प्रमुख साधन था पासा, नृत्य, संगीत, घुड़दौड़, रथ दौड़ आदि इनका मनोरंजन के प्रमुख साधन हुआ करते थे। इसके अलावा जैसे संगीत की अगर हम बात करें, तो इसमें वाद्य यंत्रों जैसे झांझ, मंजीरे, ठीक है, और करकरी, वीणा, बांसुरी, इसका भी उल्लेख मिलता है। अच्छा, और एक चीज दोस्तों जो यहाँ पे थोड़ा हमको जिक्र करना था, वो यहाँ कर दिए। बहुत सारी स्त्रियां ऐसी थी जो जीवन भर कुंवारी रहती थी, है ना। जो कन्याएं या स्त्रियां जीवन भर कुंवारी रहती थी, जो शादी नहीं करती थी, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसको अमाजू कहते थे, है ना। यानी कि इससे भी प्रश्न बनता है, कभी कभी प्रश्न आता है कि ऋग्वैदिक कालीन, है ना, उस वैसे स्त्रियों को क्या कहा जाता था जो आजीवन कुंवारी रहती थी, उनका कहा जाता था अमाजू। तो ये भी चीज आप ध्यान देंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा ऋग्वैदिक कालीन की सामाजिक स्थिति। अब थोड़ा सा आर्थिक स्थिति के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, आर्थिक जीवन के बारे में। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक कालीन जो समाज थे वो पशु पालन प्रधान थे, हालांकि कृषि भी होता था, है ना। हालांकि कृषि भी होता था, लेकिन पशुपालन मुख्य आधार था, है ना। पशुपालन मुख्य आधार था। और सर्वाधिक पशुओं में सर्वाधिक अगर हम बात करें,
महत्व किसका था, तो गाय का था, सर्वाधिक महत्व गाय का था। मैंने अभी कहा कि गाय के लिए ही युद्ध होता था, तो सर्वाधिक महत्व गाय का था। ऋग्वेद में गाय का उल्लेख 176 बार मिलता है। कितना बार? 176 बार किया गया है गाय का। और जैसे कि यहाँ के जो व्यापार वगैरह होता था, तो संपत्ति तथा वस्तु विनिमय का आधार होता था। ठीक है, गाय क्या होता था? विनिमय का आधार होता था, है ना। संपत्ति भी था, गाय संपत्ति था, और विनिमय का आधार ये होता था। हालांकि निष्क भी विनिमय का आधार माना जाता है ना। तो अधिकांश लड़ाइयाँ जो होती थी, मैंने अभी चर्चा कर चुके हैं, अधिकांश लड़ाइयाँ गायों को लेकर होती थी, है ना। गाय को लेकर अधिकांश लड़ाइयाँ होती थी, है ना। युद्ध हेतु गविष्टि शब्द का प्रयोग मिला। गविष्टि, है ना, युद्ध के लिए। इसका अर्थ होता है, गविष्टि का अर्थ होता है गाय की खोज। किसका खोज? गाय की खोज। क्योंकि सर्वाधिक महत्व यही था, और समाज का जो आर्थिक जीवन का उसका मुख्य आधार भी था पशुपालन, और पशुपालन में सर्वाधिक महत्व गाय का था। तो युद्ध भी इसी को लेकर होता था, इसीलिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है गाय की खोज, है ना दोस्तों। आगे देखिए और क्या है कि और क्या मिलता था, जैसे घोड़े, है ना। तो घोड़ा का प्रयोग कहाँ होता था? रथों को खींचने के लिए। पशु चराने वाले को पनी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पनी। हालांकि पनी जो होता था, जो वाणिज्य व्यापार करते थे, ये पनी लोग ही ज्यादा करते थे, है ना। व्यापार की जो प्रधानता थे, तो ये पनी लोग ही ज्यादा करते थे, ये भी आप देखेंगे। हाथी और बाघ का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि हाथी और बाघ का ज्ञात ऋग्वैदिक कालीन लोगों को नहीं थी। अब जरा हम पशुपालन के बाद कृषि की बात करें दोस्तों, तो कृषि थी, लेकिन पशुपालन ज्यादा प्रमुख थी। कृषि का उतना चर्चा नहीं मिलता है। ऋग्वेद में कृषि, ऋग्वेद 24 ऋग्वेद के 24 मंत्र जो है वो कृषि से संबंधित है ना। कृषि से हाल के रूप में, यानी कि जो हल होता था, हाल लिखा गया हल, है ना। तो हल के रूप में जो प्रयोग होता था, वो फाल, लकड़ी के फाल, हल में जो फाल लगता है ना, आज भी लगता है, हालांकि आज बहुत सारे लोहे का होने लगा है ना। तो ये फल का प्रयोग होता था। और महत्वपूर्ण अनाज जो था वो जौ था, जौ या यव कहते थे, जौ या यव। ओके दोस्तों। अच्छा, अनाज को मापने वाले यंत्र को उड़दर कहा जाता था। देखिए, इससे भी प्रश्न बनता है कभी कभी, बहुत इंपॉर्टेंट। अनाज को मापने वाला यंत्र को उड़दर कहा जाता था। हल को, जैसे वैदिक कालीन जो शब्द है, कुछ शब्दों पे चर्चा हम लोग करते हैं, ठीक है। हल के लिए लोगल शब्द का प्रयोग है, बैल, विक्र, है ना। उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहते थे, आज भी कहते हैं। और खेत को क्षेत्र कहते थे, खेत को क्षेत्र। ओके दोस्तों। और थोड़ा हम लोग चर्चा करें वहां के, अगर हम लोग उद्योग की बात करें, आर्थिक जीवन में उद्योग, तो इसमें सबसे प्रमुख था बढ़ईगिरी, है ना। बढ़ईगिरी सबसे प्रमुख था। क्यों? क्योंकि रथ कौन बनाते थे? तो बढ़ई ही बनाते थे। रथकार कौन होते थे? बढ़ई, है ना। तो इसीलिए ये प्रमुख था। इसके अलावा और भी मिला है ना। और बढ़ई के लिए जो शब्द मिला है ऋग्वेद में, वह था तक्षा, है ना। बढ़ई के लिए जो शब्द का प्रयोग हुआ है, वह है तक्षा शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद हम लोग और बात करते हैं कि इसके अलावा और कौन कौन सा मिला है। तो उद्योग में जैसे स्वर्णकार की चर्चा मिली है, चर्मकार की चर्चा मिली है, वाई, है ना। वाई, वाई का मतलब है जुलाहे, है ना। वाई का मतलब जुलाहे, जो वस्त्रों को बुनते थे, इसकी चर्चा मिले हैं। कर्मा, है ना। कर्मा का भी चर्चा है, जो धातु कर्म करने वाले को कर्मा कहा जाता था। उसके साथ कुम्भकार आदि का भी उल्लेख मिला। कुम्भकार मतलब, है ना, कुम्हार जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे। दूसरी और एक बात करें दोस्तों कि जैसे वस्त्रों का अगर हम बात करें, कताई बुनाई, तो ये स्त्री पुरुष दोनों करते थे, है ना। आगे हम लोग और एक चर्चा करते हैं, व्यापार। तो जो व्यापार थे, ये वस्तु विनिमय पर आधारित होता था, है ना। अब विनिमय का साधन क्या होता था? तो गाय, है ना। हालांकि बहुत जगह निष्क का प्रयोग का भी चर्चा की गई है। किसका? निष्क का, है ना।
इसकी चर्चा की गई है। विदेश व्यापार का साक्ष्य नहीं मिलता है, लेकिन सिंध तथा गंधार, है ना, सिंध तथा गंधार प्रदेश जो था वो उन्हीं वस्त्रों के लिए वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में प्रचलित थे, है ना, सिंध तथा गंधार। अच्छा, आगे और बात करते हैं दोस्तों। हम लोग जैसे वस्त्रों की चर्चा कर रहे थे, वस्त्र जिसे मैंने बताया कि कताई बुनाई, ये सब कौन, है ना, ये कताई बुनाई स्त्री पुरुष दोनों करते थे। और वाई जुलाहे के लिए प्रयोग हुआ है ना, जुलाहे के लिए वाई शब्द का प्रयोग हुआ। तो ये वस्त्र होता था, जो पहनावा होता था, ये तीन तरह का था। नीवी, है ना, नीवी, नीवी को कहते थे जो शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता था, इस वस्त्र का नाम था नीवी। जैसे आज हम लोग शरीर के निचले हिस्से में पैंट पहनते हैं, धोती पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं, है ना, तो उस तरह उस समय में जो शरीर के निचले हिस्से में पहनते थे उसको नीवी नाम से जाना जाता था। और वास, ये शरीर के मध्य भाग में पहना जाता था, है ना, वास। और अधिवास, ये शरीर के ऊपरी हिस्से को ढकने के लिए, जैसे शॉल वगैरह से हम लोग ढकते हैं, तो उस तरह को कहते थे वास। ठीक है, ओके दोस्तों। और कुछ शब्दों का हम लोग थोड़ा सा ये कर दें। जैसे तच्छा मैंने बताया बढ़ी के लिए प्रयोग हुआ। कर्मा जो है, कर्मा शब्द का प्रयोग हुआ है धातु कार्य करने वाले या धातु कर्म, है ना। वेन, वेकनाथ, ठीक है, वेकनाथ का प्रयोग हुआ है दोस्तों सूदखोर के लिए। अरित्र का प्रयोग, अरित्र शब्द का प्रयोग हुआ है पतवार के लिए। और अरित्री का प्रयोग हुआ है नाविक के लिए। इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग यहाँ पे आज समाप्त करते हैं। और आप इस चैनल को में बने रहें, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगला वीडियो जो हम लोग का रहेगा वो होगा उत्तर वैदिक काल से। ओके दोस्तों।